किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, उम्र का एक ऐसा पड़ाव, एक ऐसी अवस्था जो ना तो युवा है और ना ही बच्चा, वो है किशोरावस्था यानी टीन एज। फिर चाहे शहरों की परिस्थितियों में जूझ रहा आज का नौजवान हो या फिर गांव में कुछ नया करने की कोशिश में लगा हुआ युवा, दोनों ही जगह किशोर और युवा तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा और मोटापे जैसी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। हालांकि दूर दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर मित्रता क्लब के जरिए बच्चों को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी और भी हमें किशोरों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। बता दें, ये अवस्था यानी 12 से 19 वर्ष की बड़ी कमाल की होती है, क्योंकि बच्चों को ये मालूम नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। ऐसे में ना केवल वो भटक सकते हैं, बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से भी प्रभावित हो सकते हैं और होते भी हैं। यदि दुर्घटनाओं की बात करें या फिर इनको छोड़ दिया जाए तो WHO के अनुसार अधिकतर बच्चों में होने वाला संक्रमण ही उनके जान का दुश्मन बन जाता है। लेकिन आमतौर पर होता यह है कि हम में से कई अभिभावक उम्र के इस दौर को यानी किशोर अवस्था को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम बहुत विस्तार से किशोर और किशोरियों में होने वाले परिवर्तन, उनके विकास के अलावा मानसिक समस्याएं, चुनौतियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि उम्र के इस पड़ाव में कौन सा इन्फेक्शन उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, इसका उपचार क्या है। तो आज का विषय जान लेते हैं। आज के विषय पर डालते हैं नजर, जो कि इसी विषय से जुड़ा हुआ है, किशोरावस्था के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन और स्वास्थ्य की चुनौतियां। यदि आप किशोरों के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ भी जानना या पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060 और दूसरा नंबर भी नोट कर लें, 1800-113061 टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर प्रोफेसर रेणुका मलिक जी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप RML अस्पताल स्त्री रोग विभाग में सीनियर कंसल्टेंट हैं और कार्यवाहक HOD भी हैं। साथ ही आप ICC सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी और मेडिकल एबॉर्शन बोर्ड की चेयरमैन भी हैं, जो विशेष तौर पर किशोरियों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रकाश डालेंगी। और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर रागिनी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रागिनी आपका भी स्वस्थ किसान में, जो खास तौर पर टीनेजर्स के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रकाश डालेंगी। आप दोनों का एक बार फिर से कार्यक्रम में स्वागत है। तो आज जैसा कि हमने आपको बताया कि किशोरावस्था के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर विस्तार से बात होगी और आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो, ये भी हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो आप, अगर आप किशोर हैं या फिर किशोरों के माँ बाप हैं, तो आप हमें फ़ोन करें, अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले आइए देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य पर हमारी एक रिपोर्ट। ये है बचपन यानी बाल्यावस्था, एक ऐसी अवस्था जो आने वाले कल का भविष्य होती है। इस अवस्था के तुरंत बाद चुपके से एक ऐसे समय की शुरुआत होती है जिसे न तो आप बचपन कह सकते हैं न जवानी। गुजरता हुआ बचपन, पनपता हुआ की लंबी हड्डियों का विकास तीव्रता से होता है। जहां लड़कों की तुलना में लड़कियों में विकास तेजी से होता है, वहीं दोनों में कई भौतिक बदलाव भी दिखते हैं। इसी बीच एक ऐसी स्थिति आती है जब बच्चे विवश हो जाते हैं और अपने आयु के समूह के साथ इनमें से कुछ बिना किसी परिणामों को सोचे समझे अनुचित कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ एक सिगरेट, शराब, मादक द्रव्यों का सेवन भी करने लगते हैं। निरंतर हो रहे हार्मोन में बदलाव के कारण जहां मोटापा के साथ कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, वहीं मानसिक समस्या, तनाव या अवसाद जैसी स्थितियां बच्चे के भविष्य पर
प्रश्न चिन्ह भी लगा सकती है। आमतौर पर बच्चे अवसाद, चिंता, भावनात्मक और मानसिक बीमारी के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। बता दें, इसी अवस्था में मृत्यु दर और मानसिक रोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन कई बार संचार में कमी या माता पिता के द्वारा समय न दे पाना भी समस्या का एक कारण बन सकता है। गौरतलब है कि किशोरावस्था उस दूध के उफान की तरह होता है जिसे सतर्कता बरतकर न केवल रोका जा सकता है, बल्कि दूध को गिरने के बजाय स्वादिष्ट भी बनाया जा सकता है। माँ, जी हाँ माँ, चूंकि बच्चों की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, सहयोग दें और खास तौर पर बच्चियों को शारीरिक बदलाव के प्रति सजग, सतर्क और सहज बनाने की कोशिश करें। किशोरों को भी चाहिए कि सुबह उठने की आदत डालें, नियमित ध्यान, योग और व्यायाम के साथ शारीरिक तौर पर क्रियाशील रहें। तभी तो एक स्वस्थ जीवन के साथ आज के बच्चे कल स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक हो सकते हैं। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी एक ज्ञानवर्धक जानकारी उन बच्चों के प्रति जिनको लेकर हमें सचेत सजग रहने की बहुत ही आवश्यकता है। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट आपने देखी जिसमें लगभग सभी पहलुओं को हमने छूने का प्रयास किया है, लेकिन अब इन पहलुओं पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। और सबसे पहले मैं डॉक्टर रेणुका आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि हमने रिपोर्ट से पहले आपका इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आप ICC सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी और मेडिकल एबॉर्शन बोर्ड की चेयरमैन भी हैं, तो कई तरह के केसेस आपके सामने आते होंगे। लेकिन हम अभी ये देखते हैं कि समाज की अगर हम बात करें तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं, अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियां उनके सामने कम नहीं हुई हैं। जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसके साथ ही किस किस तरह की चुनौतियां उसके सामने रहती हैं? एक बेटी की परवरिश करना, मेरे हिसाब से, मैं खुद भी एक माँ हूँ, ज़्यादा मुश्किल है एक बेटी की परवरिश से। लेकिन एक बेटी को एजुकेट करना, उसको चीज़ों के लिए बताना कि ये जो एडोलेसेंट है, एडोलेसेंट को हम डिफाइन करते हैं बिटवीन एज ग्रुप 11 से लेके 19 साल के बच्चों को, तो इनमें बॉडी चेंजेस भी बहुत आती हैं और इन बच्चों को इनफैक्ट पता नहीं होता। इनके पास चॉइसेस तो बहुत हैं, इनको लिबर्टी भी है अपनी चॉइस लेने की, लेकिन चॉइस की कॉन्सिक्वेंस नहीं पता, यानी उसका क्या नतीजा हो सकता है। और एक लड़की से गलती हो जाए तो अगर लड़का और लड़की दोनों से मिलकर गलती हो जाए तो उस गलती की सजा लड़की को ज़्यादा मिलती है। तो उससे बचने के लिए और पेरेंट्स का रोल है कि उसको बताएं कि उसकी इस गलती की क्या हो सकता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड है, और बच्चों को पता होना चाहिए कि गलती से अगर ये गलती हो गई उनसे तो उसका भी सोल्यूशन है। ज़्यादा बड़ी गलती होने से पहले थिंग्स शुड बी अवेलेबल, जो पेरेंट्स एजुकेट करेंगे कि क्या कर सकते हैं हम। जी बिल्कुल, और इसीलिए कहते हैं कि संवाद होना बहुत आवश्यक है आज के समय में। जिस तरह का हम एक तरीके से कहें कि हम सोशली भी बहुत चीज़ें बदल रही हैं, और जो पहले जिन बातों को आप सोच कर कहते थे कि हमारे टाइम में वो होता था, आज भी वैसे ही चलेगा, ये आप ऐसा नहीं कह सकते। तो आपको बच्चों के साथ संवाद रखना बहुत आवश्यक है, जिसके बारे में डॉक्टर रेणुका जी ने भी कहा कि बच्चों से इस हद तक तो बात आप करें कि अगर उनके जीवन में किसी भी तरह की चुनौती है, कोई ऐसी बात है जिसको लेकर उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तो सबसे पहले उनके मन में जो ख्याल आए अपनी माँ का, अपने पिता का है। अब मैं डॉक्टर रागिनी आपसे समझना चाहूँगी, जो हम आज टीन एज की बात कर रहे हैं और किशोरावस्था, ये बहुत तरह की रंग भी लेकर आती है, लेकिन साथ ही साथ कई तरह की चुनौतियाँ भी होती हैं, और बहुत ही तेज़ी से हार्मोनल और फिजिकल चेंजेस हम इस अवस्था में बच्चों में देखते हैं। ऐसे में किस किस तरह की चुनौती, अगर हम एक हार्मोनल लेवल पे बात करें या फिर शारीरिक तौर पर बात करें, इस 12 से 19 साल की उम्र में बच्चों में होती है? हाँ जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इस उम्र में बच्चों में बहुत चेंजेस होते हैं, बड़ा चैलेंज होता है, कुछ इश्यूज भी हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज। जी, कुछ हेल्थ इश्यूज भी इसमें हो जाते हैं, क्योंकि नासमझी होती है, उनको क्लैरिटी नहीं होती अपने लाइफ के प्रति, अपने हेल्थ के लिए। तो फिजिकल इलनेसेस भी होती हैं साथ में, उसके बाद फिर वो मेंटल इलनेस में भी तब्दील अक्सर हो जाता है। तो अगर हार्मोनल चेंज की बात करें तो ये जो एडोलेसेंट एज है, इसमें शारीरिक चेंज होते हैं। जैसे अगर हम बॉयज़ की बात करें तो उनके शरीर पे हेयर्स आने लगते हैं, या उनकी वॉइस थोड़ी भारी हो जाती है, शारीरिक उनका पॉस्टअप बढ़ता है। इसी तरह लड़कियां जो हैं, बल्कि उनकी आवाज़ थोड़ी महीन होती है, उनके शरीर में बहुत चेंजेस आते हैं और उनमें
पीरियड्स की संभावना इस उम्र में होती है, जो कि स्टार्ट हो ही जाते हैं 11-12 साल की उम्र में। जी। और साथ में उसके साथ हार्मोनल चेंजेस भी लगातार दिखाई देते हैं, जिसको बच्चे अपने अपने हिसाब से फेस करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर रेणुका, अब क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं कि किशोर अवस्था जो क्योंकि आप लड़कियों की बात आपने भी कही, आपने बताया कि हम कई तरह के चेंजेस होते हैं, तो जो युवतियां होती हैं जो एक किशोर अवस्था होती है और उसके बाद एक दौर ये भी होता है कि वो माँ बनती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, जो एक बहुत ही खुशनुमा दौर होता है वो भी, लेकिन सभी चीज़ें खुशियों के साथ कई तरह के चैलेंजेस और कई तरह की परीक्षाएं भी लेकर आती हैं। तो एक महिला के जीवन की बात करें तो किशोर अवस्था से लेकर वो समय जब वो माँ बनती है, इस दौर को किस तरीके से उसे टैकल करना चाहिए और इस दौर को लेकर कौन कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जो एडोलेसेंट ग्रुप होते हैं, इसमें एक लड़की में क्या चेंजेस आते हैं? बेसिकली उसको एक ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होती है, बॉडी चेंजेस, देन ग्रोथ स्पर्ट मतलब हाइट बढ़ती है, और फिर पीरियड्स आते हैं, प्लस देयर इज एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर, बॉडी में हेयर डेवलपमेंट होती है, जो बच्चों को समझ नहीं आता कि उनको हम प्यूबिक हेयर की हाइजीन कैसे मेंटेन करें। और जब ये ग्रोथ स्पर्ट होती है, बॉडी में खून की कमी, एनीमिया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ये सब अगर डाइट एडिक्वेट नहीं है तो ये मैनिफेस्ट करने शुरू हो जाती है। एक पर्टिकुलर नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ ना करें, और अगर बाई चांस गलती हो जाए तो उसको हम कैसे वक्त पे रोक पाए, बहुत बड़ी गलती बनने से पहले। जी डॉक्टर रागिनी, जैसे कि हम मैम ने यहाँ पर गलतियों की बात की, तो एक ये भी कहा जाता है मेडिकल साइंस में इस अडल्ट को जो एज है, ये आपकी जो किशोर अवस्था है 12 से 19 साल की, इसे समझना बहुत आवश्यक है। ये सिर्फ ये ना समझे कि भाई आप जवानी की ओर बढ़ रहे हैं, बल्कि इसको और बारीकी से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आप जवान हो रहे हैं ये बात है, लेकिन उसके अलावा और भी कई तरह के बदलाव आपके शरीर में हो रहे हैं, उनका मैनेजमेंट करना भी बहुत आवश्यक होता है। और कहा यह भी जाता है कि इस दौर में आपने जो खाया पिया, जो सावधानी बरती, जो गलतियां नहीं की, उसका प्रभाव आप जब 30-40 साल की उम्र में होते हैं तब दिखाई देता है। अच्छा किया तो भी वो समय बहुत अच्छा निकलेगा, और अगर वो गलतियां हुई तो उस वक्त वो चुनौतियां भी होंगी। इस पर मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक कॉलर है, विपिन है, जिन्होंने मध्य प्रदेश के सागर से मैं कॉल किया है। आइए बात करते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ के सामने, बताइए। हेलो विपिन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? विपिन जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर रागिनी, जैसा कि मैंने कहा कि ये दौर एंजॉय करने का भी है, लेकिन साथ ही साथ मेडिकल की भाषा में इसे समझना बहुत आवश्यक है, और आप 30 से 40 साल में कैसे होंगे ये भी कहीं ना कहीं से निर्धारित हो जाता है। अंजू, आपके तीनों प्रश्न बहुत आपस में कनेक्टेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि अगर मैं लड़की की बात करूं, उसके पालन पोषण की, उसके एडोलसेंट एज की अगर बात करती हूं, तो एक जो फीमेल होती है, फीमेल वो अपनी माँ से बहुत कनेक्टेड होती है, और उसका हेल्थ कैसे मैनेज हो, फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ, दोनों कैसे मैनेज हो, इसका जो घर का जो वातावरण जिस तरह का है, माँ की जो दी हुई सीख है, इसका बच्चे के ऊपर बहुत असर पड़ता है। लेकिन इसके लिए माँ भी उतनी शिक्षित हो, ये बहुत जरूरी हो जाता है। जी, मैं उसी पर अभी आना चाहती हूँ कि तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। कि शहर के साथ अगर हम गांव की बात करें, कि जो गांव की मदर्स हैं उनके अंदर प्यार है, सहानुभूति है, सब चीज़ है, लेकिन एजुकेट वो इतना ज़्यादा नहीं है कि अपने बच्चे को मेंटली किस तरह से वो एजुकेट कर पाए, उनको किस तरह से अवेयर कर पाए कि बच्चा अपनी चीज़ों को किस तरह हैंडल करे। जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती है, और जिसका बड़ा मेंटल हेल्थ के ऊपर असर पड़ता है। कई बार बच्चे सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में अगर मदर थोड़ा एजुकेटेड है, या उसके अंदर थोड़ी समझ है, या उसको समझ डेवलप करनी चाहिए कि बच्चे को वो किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं, तो अगर उसको सही तरीके से वो एजुकेट करे, चीज़ों को बताए कि कोई भी परिस्थिति है, लेकिन उसका परिणाम, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, कोई उसका रिजल्ट जो है डिप्रेशन या सुसाइड, ये सब सॉल्यूशंस नहीं है। चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ना, और ज़िंदगी का ये कोई ऐसा आखिरी पड़ाव नहीं है कि बातें यहाँ पर सब खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए ये मैनेजमेंट धीरे धीरे घर से ही शुरू होता है, फिर बच्चे जाके स्कूल और कॉलेज में भी ये दौर चलता ही रहता है। जी बिल्कुल। और देखिए मैम, इस एज में ये भी हम देखते हैं कि बच्चे सोचते हैं कि घर के बाहर ही उनकी दुनिया है, जो उनके दोस्त हैं या फिर कोई ऐसे उनके जो रिश्ते बनते हैं, उन्हें लगता है कि वही उनको बेहतर समझते हैं, क्योंकि घर से थोड़ी पाबंदियां भी होती हैं, कई बार उन्हें रोक टोक भी होती है। लेकिन इसे किस तरीके से बेहतर किया जाए, इस कम्युनिकेशन को और इस संवाद को बेहतर किया जाए, कैसे बच्चों के दिलों में उतरा जाए, ये भी बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसे में डॉक्टर रेणुका, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जब हम
हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ का मतलब सिर्फ आपकी शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। कहते हैं कि जो स्वस्थ जिनका स्वस्थ दिमाग होता है वही असर आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देता है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है, दोनों तरह से है। जब हम स्वास्थ्य का मूल्यांकन करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य इन्हें किस तरीके से समझा जाए, और इस दौरान जिनके बारे में आप बार बार इशारा करें, किस किस तरह की चूक या गलतियां होने की आशंका ज़्यादा रहती है जिन्हें समय पर टैकल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक एडोलेसेंट को अपने इस पीरियड के दौरान सपोर्ट और नॉलेज दोनों प्रोवाइड करना किनका दायित्व है? फैमिली में पेरेंट्स का, माँ का खास करके, पिता का भी, स्कूल में टीचर्स का, और जो फैमिली में जो बड़े हैं, बड़ा भाई बड़ी बहन। एक लड़की को बताना ज़रूरी है कि अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो हैंडल कैसे करना है। कितनी बार ये देखा गया स्कूल में पीरियड शुरू हो गए, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या करना होता है। तो ये कैसे हैंडल करना है, टीचर्स का भी काम है, घर में पेरेंट्स को भी काम है कि अब पर्टिकुलर एज आ रही है, बच्चों से माँ बात करके रखे कि आपके पीरियड्स आने का टाइम है। उसको पहले पता होना चाहिए कि मेरे इस टाइम हो सकता है, मुझे कैसे हैंडल करना है। जी बिल्कुल डॉक्टर रागिनी, और यहाँ पर जैसे कि मैम ने यहाँ पर बताया कि बच्चों के साथ पहले से ही आप ऐसी बातों को करते रहें, वो एक आपका चैनल बना रहे। और अगर हम खासतौर पर इस उम्र की बात करें तो जहाँ इसमें कई तरह के बदलाव होते हैं, बच्चे रिस्पॉन्सिबल होने शुरू होते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक जिज्ञासा भी होती है, मतलब हर चीज़ को वो जानना चाहते हैं। वो जिज्ञासा कई बार अगर सही दिशा मिल गई तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो जिज्ञासा सही दिशा में नहीं है या फिर उस जिज्ञासा को गलत मोड़ दे दिया गया तो गंभीर समस्या हो जाती हैं। जी अंजू, जैसा आपने कहा ना कि जो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी है, इसकी हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे घरों में क्या होता है कि बच्चे एक तो जल्दी पेरेंट्स से खुलते नहीं है, जो आजकल इंटरनेट का जो टाइम है उसमें अक्सर बच्चे अपने में ही बिजी रहते हैं। लेकिन अगर कभी बच्चे अपने माँ बाप के सामने कोई क्वेश्चन रखते हैं तो उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम पीरियड्स की बात ही करें कि एडोलसेंट एज में लड़कियों को पीरियड्स होते हैं और कई बार स्कूल में स्टार्ट हो जाते हैं, टीचर्स होते हैं या और बच्चे होते हैं, उनको टीजिंग का भी डाउट होता है, तो वहाँ बच्चे अक्सर पैनिक हो जाते हैं और पैनिक के साथ साथ उस कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाते। तो वहाँ पे माता पिता की जिम्मेदारी है कि उस पड़ाव को बच्चे को अच्छी तरह समझाना, उनका पूरा साथ देना, और उसके बाद फिर बच्चे धीरे धीरे उसके अभ्यास में आ जाते हैं और चीज़ों को हैंडल करने लगते हैं। इसी तरह हमारे लड़के भी हैं कि लड़कों में भी कुछ बदलाव ऐसे आते हैं कि अक्सर वो बड़े इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं, एंजाइटी में रहने लगते हैं, बड़े शांत रहने लगते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अलार्मिंग पॉइंट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर भी स्पेशली माता पिता को बहुत ध्यान देना चाहिए, और टीचर्स की भी जिम्मेदारी ये है कि पीटीएम वगैरह में बच्चे के बारे में पेरेंट्स को जागृत करें और वहाँ पे अपडेट्स देते रहें। जी, मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी अंजू। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो लड़कों में क्या प्रॉब्लम्स मैं आजकल देख रही हूँ, दैट इज फ्रीली ड्रग यूज। तो ड्रग्स अवेलेबल है, बच्चों को लगता है हम एक्सपेरिमेंटल होते हैं कि हमारे पास पावर है, हमारे पास, लेकिन उनको कॉन्सिक्वेंस नहीं पता हमारे इस चॉइस के। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है जो पेरेंट्स समझा सकते हैं कि इसके क्या नतीजे होते हैं। ये ड्रग्स की तरफ नहीं जाए, इनके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये पेरेंट्स का, टीचर्स का और पूरे समाज का, सबका ही दायित्व है कि बच्चों को इस गलत रास्ते के कॉम्प्लिकेशंस, एसोसिएट कॉम्प्लिकेशंस बताएं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर रागिनी, एक चीज़ हमने ये भी देखा कि हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर हम प्लानिंग करते हैं। जब बच्चे 18 साल के होंगे तो उनके लिए हम फंड्स भी जुटाना शुरू कर देते हैं, लेकिन किस तरह की पेरेंटिंग होगी इसकी कोई मैनुअल नहीं आता है। आप अलग अलग सोर्सेज से पढ़ाई तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ना तो इसकी कोई ट्रेनिंग होती है, ना कोई इसका उस तरह का कोई मैनुअल आता है। इसीलिए कई बार हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो भी बहुत असमंजस में रहते हैं, वो ऐसी स्थितियों को देखकर व्याकुल भी होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि सही तरीका क्या है। तो क्या हमें इसको लेकर किसी तरह की प्लानिंग या किसी तरह की योजना बनाने की आवश्यकता है जहाँ पर हम डूज एंड डोंट्स को ध्यान रख सकें? जी हाँ अंजू, बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि अगर बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करना है, उसकी अपब्रिंगिंग करनी है, तो पेरेंट्स को नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर माता पिता को उतनी नॉलेज नहीं है, जैसा आपने कहा कि माँ बाप ही इतने अवेयर नहीं है, तो बातें कैसे हों। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चाहे शहरीकरण हो या ग्रामीण स्थिति हो,
कि सबके ज़िंदगी में अपना एक आइडियल ज़रूर जी, होता है, जी, सपना, एक सपना ज़रूर होता है। जी। तो उन पेरेंट्स को, स्पेशली माताओं को, मदर्स को अपने आइडियल को देख के कि अगर अब उसके पास कोई सोर्स नहीं है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से बहुत अच्छा इंसान बना पाए, उसके थॉट प्रोसेस को डेवलप कर Nurture करें, जी। पाए, तो वहाँ पर एक कोई अच्छा आइडियल है कि भाई आपकी ज़िंदगी में कोई, आप किसी एक्टर की बात कर सकते हैं, आप किसी पोएट की बात कर सकते हैं, आप किसी अच्छे राइटर की बात कर सकते हैं। उनकी ज़िंदगी को देख के भी चीज़ों को सीखा जा सकता है और बिल्कुल उस तरह से ट्रू कॉपी नहीं उतारना चाहिए, लेकिन बच्चे को गाइड करने में बहुत मदद मिल सकती है। इसमें बाकी मैं- आपके अपने positive एक कॉलर है thoughts मैम, हैं। नंद स्वरूप मिश्रा है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें कॉल किया। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। जी, नमस्कार। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बहुत सी जो लड़कियाँ होती हैं कपड़े से पूरा अंग ढक लेती है, तो उनके ऊपर जो सूर्य की किरणें होती है वो नहीं पड़ पाती, तो उससे जो फायदा मिलने वाला होता है उससे वो वंचित रह जाती है। और दूसरी चीज, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ, जो लड़कियां पहली बार माँ बनती हैं तो ऐसी दशा में एक जीन्स का चलन चला है, तो बड़ी टाइट जीन्स पहन लेती है, तो इससे जो है बच्चे ऊपर क्या असर पड़ता है? चलिए ठीक है। अच्छा लगा कि पुरुषों ने महिलाओं के कंसर्न्स को यहाँ पर ध्यान रखा। मैम, पहला तो इनका सवाल ये था कि जो टाइट कपड़े महिलाएं पहनती हैं, क्या माँ बनने की क्षमता में उसका किसी तरह का प्रभाव पड़ता है? नहीं, टाइट कपड़ों से माँ बनने की क्षमता में फ़र्क नहीं होता। माँ बनने की क्षमता 18 साल से पहले तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। टीनेज प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए। 18 साल के बाद शरीर पूरा विकसित हो तभी 18 साल के बाद प्रेगनेंसी ट्राई करनी चाहिए। और दूसरा इनका था कि क्या जो चेहरा कवर करके रखते हैं महिलाएं, फुल बॉडी कपड़े पहनती हैं, आजकल गर्मियों में देख रहे हैं कि हर कोई अपने आप को थोड़ा कवर करके रखते हैं, तो क्या उनको मुझे लगता है विटामिन डी की कमी की बात कर रहे हैं। की बात करें, लेकिन देखा गया कि जो एक्सपोज भी होते हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी है। इंडिया में विटामिन डी की कमी काफी हद तक देखी गई है। जी जी बिल्कुल। और कई बार देखिए जिस तरीके की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनसे आपके जो त्वचा है उनमें और गंभीर समस्या हो सकती है, इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि आप बिल्कुल सही, हाँ। धूप से अपनी त्वचा को बचाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल इसी के साथ ही आप वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि पोषण कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है जब आप अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं, चाहे वो किशोर हो या किशोरी हो। पोषण को लेकर किस तरह की विशेष बातों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है या फिर सावधानी बरतने की जरूरत है, जानेंगे इसके बारे में छोटे से ब्रेक के बाद। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान और आज हम बात करें किशोर अवस्था की। कौन कौन सी चुनौतियां इस अवस्था में होती हैं और कैसे आप इस अवस्था से गुजर रहे, अगर अभिभावक हैं, उन बच्चों के अभिभावक हैं, तो आपको क्या करना है, और अगर आप खुद एक किशोर या किशोरी हैं जो कि कार्यक्रम को देख रहे हैं तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ब्रेक से पहले बहुत सारी बातों को हमने यहाँ पर चर्चा में शामिल किया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर रागिनी, जैसा कि हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये कोई दवा नहीं है, कोई टेबलेट नहीं है कि आपने खाई और आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बच्चे के जन्म से लेकर बच्चा जब तक जवान होता है उसकी थॉट्स क्या होंगे, वो कितना समझदार होगा, ये कहीं ना कहीं घर के माहौल पर भी निर्भर करता है। चाहे बच्चा वो 1 महीने का है या 18 साल का है, जो भी उसके आसपास गतिविधियां हो रही हो कहीं ना कहीं उसके पूरे व्यक्तित्व को वो प्रभावित करती हैं। जी मैम। जी बिल्कुल, जो बच्चे के घर का एटमॉस्फेयर है वो बहुत अहम भूमिका है उसकी बच्चे के डेवलपमेंट में। अगर हम परिवार की अगर बात करते हैं कि एक बच्चा ऐसे परिवार में बड़ा हो रहा है जहाँ पे माता पिता में या घर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है, जहाँ लड़ाई झगड़े का माहौल है या किसी भी तरह की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है, या उनके आस पड़ोस का माहौल कुछ इस तरीके का है जिससे बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तो ये एक बहुत अहम बात है कि बच्चा उसी तरह से ग्रूम होगा, ग्रोथ होगी। और वहीं पर वैसी वर्षा अगर हम इसकी दूसरी बात करें कि पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, थोड़ा शांत माहौल है, एक हेल्दी माहौल घर का होना चाहिए। बातचीत कम होना या ज़्यादा होना इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन घर में वातावरण इस तरह का हो कि वाद संवाद हो, आपस में कम्युनिकेशन हो, कम से कम
एक पूरे दिन में एक मील साथ जरूर करें फैमिली बैठ के। मैम, जो बच्चों में हम देखते हैं एंग्जाइटी, मतलब इतनी कम उम्र में एंग्जाइटी और डिप्रेशन, तनाव जैसे, स्ट्रेस जैसी समस्या देखने को मिलने लगती हैं, क्या ये एक वजह हो सकती है कि घर का माहौल अच्छा नहीं है, या फिर स्कूल में कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही है जिससे वो परेशान है और शायद उसे कहीं वेंट आउट नहीं कर पाते वो? हाँ, उसको वेंट आउट नहीं कर पाते हैं। और अगर घर का माहौल ख़राब है तो देखिए शुरुआत तो थोड़ी सी हो जाती है वही सर, कि अगर लगातार एटमॉस्फेयर घर का ख़राब है और फादर इज़ ड्रिंकर एंड मदर हैज़ सम इश्यूज़, उनके अपने कुछ आउट रूट्स हैं इस तरह के, तो बच्चे की सेहत पर इसका बहुत असर पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे की अपनी पर्सनल इंस्टिंक्ट्स भी होती हैं, जिसको हम प्रेरक शक्ति कहते हैं, उनके अपने हार्मोनल चीज़ें होती हैं कि उसके अंदर डोपामाइन नेचुरली कितना डेवलप है, हार्मोन्स उसके अंदर किस तरह के डेवलप हैं। कई बार बहुत गरीब परिवार में जहाँ की वातावरण भी अच्छा नहीं, बच्चे बहुत अच्छे भी बन जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं कि फादर टेम्पो चालक हैं और ड्रिंकर हैं, मदर भी 4 लोगों के घरों में काम करके अपना घर का पालन पोषण कर रही हैं, जो कि गांव के परिप्रेक्ष्य में अक्सर देखा जाता है, या शहर में भी हम कह सकते हैं। तो बहुत कुछ बच्चे की अपनी पर्सनल इंस्टिंक्ट भी होती है। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की एक सोर्स होती है, दैट इज फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपस में वार्तालाप करना और पेरेंट्स को रोक बार के नहीं, डरा के नहीं, फ्रेंड्स की तरह बात करें। आपके जीवन में एक व्यक्ति भी ऐसा है जिसके सामने आप बिना किसी बैगेज के बात कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉलर है विपिन है हमारे साथ सागर से, फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। जी हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार विपिन जी। जी मैम, मेरे 2-3 सवाल हैं। बिल्कुल बताइए। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि बच्चों के, आज हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था पे, तो कहा जाता है कि 10वीं और 12वीं 10th और 12th की पढ़ाई भी उसी दौरान चलती है जिस दौरान हमारी ये उम्र मतलब 18 या 15 से 20 के बीच में होती है। और उसी दौरान बच्चों को एक चीज कही जाती है कि अगर 10th और 12th के मार्क्स अगर अच्छे आ गए तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है और आपका एजुकेशन भी बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ये 2 पड़ाव अहम होते हैं। तो इस चीज को लेकर बच्चों पर ज्यादा प्रेशर रहता है कि अगर परीक्षा में हमने अच्छे मार्क्स लिए तो आगे में हमारी बहुत आसानी होगी। तो इसको लेकर मैं जानना चाह रहा था कि ऐसे इस चीज को कैसे हैंडल करें। दूसरा सवाल ये था कि बच्चों को मानसिक रूप से परेशानियां तो रहती हैं जो युवा हैं, बट वो घर पे दिखाने की ऐसे ही कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात बताना। डर रहता है। तो इस चीज को कैसे वो करें कि वो दिखाना तो ये चाहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन मानसिक रूप से किसी ना किसी या कोई भी ठीक है, बिल्कुल विपिन जी, समझ गए हम आपकी भावनाओं को। तीसरा सवाल बताएं। तीसरा सवाल में एक और मैं जानना चाह रहा था कि इसी उम्र में बच्चों की कुछ शारीरिक बदलाव भी आते हैं, पर वो इस चीज को फैमिली के साथ शेयर नहीं करते, पर कुछ समस्या होती है जो शेयर नहीं करते हैं। और इंडिया में इस चीज को लेकर एजुकेशन में भी ये चीजें शामिल नहीं है, और कहा जाता है विदेशों में कुछ चीजें पढ़ाई भी जाती हैं। तो इस चीज को भी कैसे शेयर करें, क्योंकि रिस्पेक्ट का भी चीज होती है कि अरे ऐसी बात हम कैसे फैमिली से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल है आपके, और बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे युवा इन बातों के बारे में सोचते हैं। तो पहला मैम आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर रागिनी, पढ़ाई वाली जो इन्होंने बात कही। जी जी, मैंने विपिन की सारी बातें सुनी, बल्कि मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर पहले देना चाहूंगी पढ़ाई की बात के अलावा। जो इन्होंने कहा कि बच्चे अपने को अच्छा दिखाते हैं, शायद मेरे दिमाग से निकल जाएगा इसलिए मैं आपका जवाब, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मुझे लगता है कि घर के जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ बच्चे उस तरीके से बात को कहना नहीं चाहते। उसके कुछ अपने रीजंस होते हैं कि बच्चा इंट्रोवर्ट है, या बच्चा अपनी बात को छिपाना चाहता है, या बहुत कंफर्टेबल माहौल नहीं है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को ही आगे बढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा बच्चों के साथ, और धीरे धीरे जब बात संवाद बढ़ने लगता है तो बच्चे खुद भी अपने आप पेरेंट्स को हर चीजें बताने लगते हैं। लेकिन कई परिवारों में ये भी देखने को मिला है कि जहाँ पर माँ बाप बहुत अच्छा एक्सेप्शनली गुड कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वहाँ बच्चे कहते हैं ना कि एक जो बरगद का पेड़ होता है उसके नीचे जो छोटे छोटे पौधे वो पनप नहीं पाते हैं। तो ऐसे परिवार भी देखने को मिलते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप से ही कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि वो इतने काबिल हैं, वो इतने बेहतर हैं, तो वो अपने आप को, और एक स्ट्रगल होता है उनका कि बेहतर दिखाएं। हाँ, वो भी एक मेंटल स्टिग्मा होता है बच्चे के दिल में कि ये सारी चीज़ें घर से ही दूर की जा सकती कि हमारे पेरेंट्स बहुत अपडेट हैं, बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में हैं। आखिर वो कैसे बने, अपनी उस आइडियल को, अपने पेरेंट्स को ही बताना चाहिए, अपने बच्चे के साथ शेयर करना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस तरह से अपनी जिंदगी को बढ़ाया। सिबलिंग राइवलरी भी होती है, बड़े भाई से होती है। जी, बड़े भाई से ईर्ष्या, बड़ी बहन से ईर्ष्या, बहुत पेशेंट इस तरह के होते हैं। बहुत सारे बच्चे इस तरह के आते हैं कि बड़े भाई के साथ ईर्ष्या है, या छोटी बहन के साथ ईर्ष्या है, या कई बार पेरेंट्स बहुत कंपैरिजन करते हैं, जिससे उनको बचना चाहिए। हर आइडेंटिटी अलग है, हर इंडिविजुअल। अक्सर सुनील शर्मा जी का बेटा ये कर रहा है, ये सुनने को मिलता है। बिल्कुल, पेरेंट्स की काउंसलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज्यादा होती है। मेरे पास तो 80% एडोलसेंट ऐसे हैं कि जिनके 1 या 2 सेशन पेरेंट्स के जरूर होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे की, ये अकेले हम बच्चों के जो हमारे
जो युवा हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता या मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो इससे वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, मेरे ख्याल से म्यूचुअल है ये। माँ बाप की भी मुझे लगता है और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बच्चे कैसा सोचेंगे, कैसा करेंगे। डॉक्टर रेणुका, मैं आप जैसे ये विपिन जी का तीसरा सवाल था कि हमारे देश में अभी भी बहुत संकीर्ण सोच है। जब हम एक बढ़ती उम्र में जो बदलाव हैं, जो शारीरिक बदलाव हैं, जिनके तरफ इन्होंने इशारा किया कि हम खुलकर बात नहीं करते हैं, उस तरह की एजुकेशन सिस्टम नहीं है, सेक्स एजुकेशन नहीं है उस स्तर का जिससे बच्चे खुलकर समझ सके। तो विपिन जी का ये वैलिड सवाल है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विपिन जी का एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? ये इसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं या फिर एक्चुअली आज के बच्चों के पास इंटरनेट अवेलेबल है, उनको सब कुछ पता है। आपको लग रहा होगा कि बच्चों को नहीं पता, बच्चों को नॉलेज खूब है लेकिन उनको चैनलाइज नहीं करना आता, उसमें से कितना सही कितना गलत है। अर्बन एरिया में तो नॉलेज की, इंटरनेट की कमी नहीं है। इवन रूरल एरियाज में आई एम श्योर इंटरनेट के साथ हर एडोलेसेंट को पता है कि मेरे बॉडी में क्यों क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमसे ज़्यादा अवेयर हैं। जी जी। अच्छा मैम, इसके साथ ही ये भी बताएं कि पैरामीटर क्या होने चाहिए जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं। जो एक ये 8-9 साल का समय होता है, एक अच्छे स्वास्थ्य का पैरामीटर क्या होना चाहिए? क्योंकि ये वो उम्र है जब आप अपने आप को एक स्थापित करने की भी होड़ में लगे होते हैं, आप अच्छा दिखना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, और स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों के बीच में एक बड़ी ही उलझन और बहुत लड़ाई रहती है। तो एक पैरामीटर क्या है एक अच्छे शरीर, एक अच्छे स्वस्थ युवा की? जी, एक आपके अंदर आपकी सेहत अच्छी हो, आपके अंदर कोई एनीमिया ना हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं हो, बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं हो, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म इस स्टेज पे मैनिफेस्ट करता है। और जैसे इस स्टेज पर पीरियड शुरू होते हैं, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़कों की अलग समस्याएं होती हैं। लड़की में जैसे पीरियड शुरू हुआ तो उनको एनीमिया हो सकता है, क्योंकि पीरियड्स ज़्यादा आते हैं तो कभी कभी कोagulation डिफेक्ट्स होते हैं, वो इस टाइप पे मैनिफेस्ट करते हैं। और पॉलिसिस्टिक ओवरीज जैसी प्रॉब्लम, वेजाइनल इन्फेक्शंस, प्लस सेक्सुअल अगर उनको नहीं बच्चों में समझ है तो, और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम, STDs की प्रॉब्लम हो सकती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम, जैसे कि मैम ने बताया कि अगर कोई ऐसी गलती से भी गलती हो जाती है जिसके बारे में आपने शुरुआत में कहा था, तो बच्चियों को बहुत समस्याएं हो जाती हैं। मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ उसके बाद का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उस ट्रॉमा से बाहर कैसे निकले, वो ये ना समझे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। कई बार हमने देखा कि ऐसी अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, ख़ास तौर पर हमारी बच्चियों के साथ। तो उस समय को किस तरीके से डील किया जाए? अगर हमें ऐसे बच्चे सुन रहे हैं, अगर माँ बाप सुन रहे हैं, तो उन्हें भी मुझे लगता है एक राह मिलेगी इससे। अगर कभी गलती ऐसी हो जाए तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन एक चीज़ होती है जो आगे होने वाली प्रॉब्लम्स को बचा सकती है। तो ये ओवर द काउंटर ड्रग है, अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। इस चीज़ में ना फंसो, बहुत अच्छा है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर, बट खुदा ना खास्ता अगर आप फंस गए हैं तो और देयर आर मेडिकल अबॉर्शंस ऑल्सो। जैसे आप देख रहे हैं कोर्ट केसेस होते हैं कि बच्चा 7 महीने का 8 महीने का हो गया, कोर्ट पे जाके इंटरवीन करना पड़ा कि ऐसे बच्चे को कैसे निकाले। उससे बहुत पहले आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, मेडिकल अबॉर्शन ना हो, बहुत अच्छा। वो तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं अगर ऐसी प्रॉब्लम में आप ना फंसे, लेकिन कभी गलती से फंस जाए तो उसका रास्ता पहले निकाला जा सकता है। डेफिनेटली डॉक्टर रेणुका बहुत अच्छा कह रही हैं कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। लेकिन प्रिवेंशन के साथ अगर कोई समस्या हो ही जाती है तो बच्चा बहुत मेंटली ट्रॉमेटिक हो जाता है, बहुत ट्रॉमा में आ जाता है, बहुत डिप्रेशन में आ जाता है, उसको बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिश्यूज हो जाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें उसमें डेवलप होती है। तो यहाँ पर फिर वही है कि वो जिसके टच में अपने पेरेंट्स के साथ ही ज़्यादातर है, तो पेरेंट्स को उसमें भरपूर सहयोग करना चाहिए, उसको कॉपरेट कर देना चाहिए। आगे के लिए उसको सब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, समझानी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहिए बच्चे को। कि और वैसे बच्चे में खुद भी है कि अगर थोड़ी सी भी उसके अंदर अपनी कोई IQ लेवल अच्छा है, थोड़ा ठीक है, तो वो रिपीट गलती नहीं करेगा। जी, एक हमारे दर्शक है कुसुम शर्मा है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से कॉल किया है। आइए कुसुम जी का सवाल लेते हैं। जी कुसुम जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, नमस्कार कुसुम जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए। मैम मुझे आपसे पूछना था कि जैसे मतलब हमें कोई क्वेश्चन होता है अपने पेरेंट्स से, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग किस तरह से पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुसुम, आपकी उम्र कितनी है? मैम मैं 18 की हूँ। 18 साल की हैं।
ठीक है, तो ये देखिए, यही मुझे लगता है सबसे बड़ी उलझन कि हम माँ बाप से बात करना चाहते हैं, लेकिन बात कैसे करें। जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर 18 साल का किया, अभी जी बिल्कुल, अभी वही उलझन कुसुम, बनी। आप अपनी मम्मी से नहीं बात कर सकते, अपनी बड़ी बहन से कर सकते। बोल रही हूँ कि आप इंट्रोवर्ट हैं, आप बात ही नहीं कर पाती हैं, या आपको बात करने में झिझक है। तो डॉक्टर साहब जैसा कह रही हैं कि अगर आप अपनी मदर से नहीं बात कर सकती हैं तो शायद आपको आगे खुलने में बहुत दिक्कत होती होगी कि आप अपनी किसी, ऐसा है तो आप जवाब दें। कुसुम, आप हिमाचल से बोल रही हैं। कुसुम, डॉक्टर आंटी भी होती हैं, डॉक्टर आंटी से भी जाके मिल सकते हो, घर के वहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल हो, आपकी डॉक्टर आंटी कोई फ्रेंड तो बना सकते हो। कोई ऐसे हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पर बच्चे बात कर सके ऐसे कहीं, जहाँ, या फिर कोई ऐसा वेबसाइट? हेल्पलाइन नंबर से बेटर है कि आप नियरेस्ट हेल्थ सेंटर है, वहाँ आपको डॉक्टर मिलेंगे, वो गाइड कर सकते हैं। जी डॉक्टर रागिनी, आप कुछ कह रही थी? हाँ, मैं यही कह रही थी कि अपने अंदर उस तरह का जो दुराव है इस समस्या को, मुझे लगता है कुसुम आप हिमाचल से बोल रही हैं, आप आराम से बात को सुने और अपनी समस्या का समाधान भी समझे कि आप धीरे धीरे इंटरैक्टिव होना शुरू करें, आप बातचीत करना शुरू करें, आप अपनी मदर से शुरुआत करें। नहीं कर पा रही है, बहुत हिचक है, कुछ रिश्ते में एक दिक्कत है, तनातनी है, तो आप अपनी किसी फ्रेंड या भाभी या किसी टीचर का सहारा भी ले सकती हैं। पर अपनी जो टेंडेंसी है, एटीट्यूड है, इसको थोड़ा इंटरैक्टिव बनाइए। अगर आप थोड़ा ओपन होंगी, बात करने लायक होने लगेंगी, तो आप अपनी बात कह सकती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। जी, और मुझे लगता है कि माओ के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग फेज होता है। ये अगर अब 18 साल की बच्ची है तो वो भी 50 के आसपास होंगी उनकी उम्र, वो अपने एक हार्मोनल जर्नी से गुजर रही होती है, तो वो एक अपना, तो मुझे लगता है एक दूसरे का सहारा भी बन सकते हैं वो। माँ और बेटी की बॉन्डिंग तो मैंने बहुत देखी है, लेकिन मैंने पिता और लड़कों की बॉन्डिंग कम देखी है। बिकॉज लड़कियां फिर भी शेयर करती हैं, कुछ बात करने के लिए फ्रेंड मिल जाती है, लड़कों में फॉलो ज्यादा करते हैं, वो बात को समझते कम है। बिल्कुल। एक हमारे पास मैम ईमेल आया है, ये कल्याणी है, कल्याणी राजपूत, इनकी उम्र 55 साल है, गोरखपुर से लिख रही हैं, और उनकी 22 साल की एक बच्ची है, लड़की है, जिन्हें रात को डरावने सपने आते हैं और कभी कभी वो इन सपनों से बेहोश भी हो जाती है, मतलब अचानक होश में आए और बेहोश हो जाती है। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर रागिनी, क्या वजह हो सकती है? आप मैं पहले जानना चाहूंगी ये कहाँ की रहने वाली हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में? गोरखपुर से हैं। अच्छा, गोरखपुर की हैं। देखिए, कई बार ना बच्चे इंटरनेट पे बहुत डरावनी पिक्चर्स देखते हैं, बहुत हॉरर शोज देखते हैं या नेगेटिव सीरीज देखते हैं, तो वो उनके दिल दिमाग पे छाने लगती हैं। या फिर उनका कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है कि पर्सनालिटी उनकी बहुत डेवलप नहीं होती और वो उससे कंपेयर करती है, तब भी इस तरीके के सपने आते हैं। तो ये चेक करना पड़ता है कि किसी की मदद लेनी पड़ेगी, प्रोफेशनल या घर में, कि बच्चा किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसको डरावने सपने लगातार क्यों आ रहे हैं। जी। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रोफेशनल की अगर मदद ले तो थोड़ा चीज़ को ठीक किया जा सकता है, और प्रिकॉशन के तौर पे हेल्दी चीज़ें वो इंटरनेट पे ज़्यादा देखें। जी बिल्कुल। मैम, आपने इंटरनेट का यहाँ पर जिक्र किया, तो यहाँ एक और सवाल यहाँ बनता है कि अब हम देख रहे हैं कि आज का युग जो इंटरनेट का युग है, AI का युग है, बहुत बताएगी कि ये चीज़ नहीं सही है, बच्चों को तो पता नहीं होता, वो तो इनोसेंट बच्चे हैं, तो इस इनोसेंस का फायदा भी उठाया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है इस एज ग्रुप में। जी बिल्कुल। सपने बहुत देखते हैं, बट उसमें से कितने सपने देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ सपने रियलिस्टिक नहीं होते। तो ये फैक्ट्स उनको अपने पेरेंट्स बताएंगे, उनके फैमिली के बाकी लोग समझाएंगे। सो जो मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ कि फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी वार्तालाप, और बच्चों से बात करते रहे। ये बच्चे प्रेशियस हैं आपके, तो इन नेवर गिव अप, कि ऐसा नहीं कह सकते ये बच्चा मेरा सुनता नहीं, मेरा बेटा तो मेरा सुनता नहीं, मैं क्या करूँगा। ये मैंने अभी किसी पिताजी से सुना कि बेटा तो इतना बड़ा हो गया तो सुनता ही नहीं, मैं उसको क्या समझाऊं। नेवर गिव अप ऑन योर चिल्ड्रन। बच्चे इतने प्रेशियस हैं, उन पर कभी छोड़ो मत, लगे रहो, आज नहीं तो कल सुनेगा, समझेगा। जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वो अपने आप की वैल्यू समझने लग जाएगा। हर कोई समझता है, हर बच्चे समझेंगे आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। डोंट गिव अप ऑन योर चिल्ड्रन। बिल्कुल, डोंट गिव अप ऑन योर चिल्ड्रन, यानी ये ना मन में बिठा लें कि बच्चे हमारे सुनते नहीं है, अपनी मन की करते हैं। हो सकता है कि उनके मन में भी कुछ ऐसी बातें हों जिन्हें आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए हमारे मेहमान लगातार कह रहे हैं कि बातचीत होना, संवाद होना बहुत ही आवश्यक है, और ये संवाद ही अच्छे रिश्ते की, अच्छे भविष्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आप हमें कॉल करना ना भूलें। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर
सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम स्वस्थ किसान में बात कर रहे हैं किशोरों की, किशोरियों की, यानी 12 से 19 साल की वो उम्र जो कि जिज्ञासा से भरी होती है, लेकिन साथ ही साथ कई तरह के हार्मोनल उथल पुथल भी होते हैं, जिससे हमारे बच्चे भ्रमित भी हो जाते हैं। और यहाँ आवश्यकता होती है कि उनके माँ बाप उनकी उंगली पकड़ उन्हें सही राह दिखाएं, उन्हें समझें, उन्हें जानें और एक बेहतर भविष्य की ओर कदम आगे बढ़ाएं। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मैम, यहाँ पर हम महिलाओं की और बच्चों की हेल्थ की एक बार बात कर लेते हैं कि हम जानते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि 12 साल की उम्र होती है जब उनके पीरियड शुरू हो जाते हैं। यहाँ उनके खान पान को लेकर किस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है और एक अवेयरनेस, एक हाइजीन, ये कैसे मेंटेन की जाए, इसको लेकर भी मुझे लगता है अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, चाहे वो शहर हो या गाँव हो। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे बोला कि डाइट, अब हर पीरियड्स में शी इज़ गोइंग टू लूज, खून जाएगा 50-60 ml हर महीने शी इज़ गोइंग टू लूज। तो अगर खून की कमी पहले से ही है तो एनीमिया मैनिफेस्ट कर जाता है। तो डाइट, अच्छी डाइट देना और आयरन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। अगर टेस्ट करवा के दे कि HB कितना है तो बेटर है, नहीं तो अदरवाइज आयरन सप्लीमेंट्स, अच्छा प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, पनीर, अंडा देना, ये हेल्दी डाइट देना, हरी सब्जियां देना। और दूसरा जो है आप कह रहे थे जो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जो अक्सर देखा गया है, लोग बच्चे क्या करते हैं वही कपड़ा यूज करना, तो देर पैड्स यूज करना चाहिए और रात को हमेशा पैड चेंज करके सोए। एक डर्टी पैड लगा के रात को लगाओगे तो इन्फेक्शन के चांसेस है। प्लस हाउ टू मेंटेन प्यूबिक हेयर हाइजीन। तो लोग ये रेजर और ये डेटोल और ये सब क्रीम्स लगाना इज नॉट हेल्दी, और देर इज नो यूज ऑफ यूजिंग एनी परफ्यूम्स और एनीथिंग। ऑल्सो पाउडर नीचे नहीं लगाने की जरूरत होती, सिर्फ एक अलग से सिजर्स रखें और उसको क्लिप करो, लीविंग अबाउट 1/2 to 1 centimeter ऑफ हेयर, एंड डोंट यूज रेजर एवर। जी डॉक्टर रागिनी, जैसा कि हमने सवाल में भी कहा कि ये जहाँ बच्चों में इस समय खून की कमी होने का डर रहता है, आशंका रहती है, वही साथ ही साथ हमने देखा कि कई बच्चियां इस समय डिप्रेशन में चली जाती हैं। उनको लगता है कि उनके साथ ऐसा क्या हो गया, कोई बीमारी हो गई। हमने अक्सर ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें सुनी भी हैं। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के भी काफ़ी कुछ काम करने की आवश्यकता है कि इससे बच्चियां डील कर सकें। जी, बच्चे इसको ऐसे डील कर सकते हैं कि आमतौर पे बच्चियों के दिमाग में ये होता है कि पीरियड जब होते हैं तो उनको लगता है कोई बीमारी है। हाँ, इट्स अ बैड थिंग, ये दिमाग में बैड थिंग, ये कोई डिजीज है जिसको कि मुझे है। और ये कई बार अवेयरनेस की कमी होती है, बच्चे इतना अपनी माँ के टच में नहीं है जिसको कि समझ सकें। तो इसके पर यही काम होना है कि ये तो चीज़ घर से ही ठीक की जा सकती है कि अगर गांव की भी मदर है, गांव में ग्रामीण परिप्रेक्ष्य, तो वहाँ पर भी माँ ये बता सकती हैं कि कोई बीमारी नहीं है, ये तो ज़िंदगी भर एक हार्मोनल एक दौर है जिसको कि हर मंथ आना है। इसकी एक साइकिल होती है, एक टाइम होता है 25 दिन के बाद या 30 दिन के बाद, और इसको बच्चा आराम से डील कर सकता है। साथ में इस टाइम पे किसी तरह के घर के वातावरण में चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अक्सर लोगों को इसको छुआछूत की नज़र से देखते हैं कि किचन में नहीं जाना या कोई खाने की चीज़ नहीं छूना, या घर में ग्रैंड मदर होती है तो बड़ा परहेज करती है, तो बच्चों के दिमाग में एक डर बैठ जाता है और वो अपने आप को कमतर समझने लगती है, वो अपने को कम समझने लगती है और बेड पर आके वो बैठ जाती है। उसी टाइम जो घर में उसके भाई होते हैं वो भी उसको डोमिनेट करते हैं कि इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, जो अक्सर देखा जाता है कि इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जो ये 5-6 दिन के लिए अलग घर से गायब हो जाती है। तो इसमें एजुकेशन का बहुत महत्व है कि घर में ही माँ बाप हैं या बाहर या टीचर्स उन स्टूडेंट्स को क्लास में बताएं, बल्कि इसका एक पूरा पीरियड होता है इसके लिए तो आजकल, और इसमें डिटेल में बच्चों को बता दिया जाए तो क्लियरिटी अगर उनके दिमाग में है तो कोई डिप्रेशन की आशंका एक जो दिमाग में सोच बनी हुई है, मतलब ये चाहे ये बच्चों की बात करें या फिर समाज की बात करें या माँ बाप की बात करें, जब ये दौर शुरू होता है तो इसे हम बहुत नेगेटिवली लेते हैं, बहुत ही नकारात्मक तौर पर लेते हैं कि ये एक अब तो बड़ी हो गई लड़कियां, मतलब माँ बाप भी थोड़ा ज़्यादा संकोच में आ जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा बच्चियों को लेकर सजग हो जाते हैं, तो बच्चियों पर भी इसका उस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको लेकर के भी आपको लगता है कि एक सोच भी बदलने की आवश्यकता है कि जैसे लड़के बड़े हो रहे हैं उनमें बदलाव हो रहे हैं, उसी तरह से एक बच्चों के साथ भी इस तरह की चीज़ें।
बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के साथ जब ये बदलाव है, अगर पीरियड्स की बात है तो बल्कि ये तो एक अच्छी बात है कि बच्चा टाइम टू टाइम अपना टाइमली बड़ा हो रहा है, बड़ी हो रही है, वो हेल्दी है, फिजिकली फिट है कि उसका टाइम पर पीरियड्स आ गए। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ब्लीडिंग अगर ज़्यादा है या नहीं भी है तो अपना आयरन चेक और अपना प्रोटीन हाई लेते रहें, खान पान अच्छा चलता रहे। बल्कि मदर को अपनी बेटी के साथ हिल-मिल के हिस्सा लेना चाहिए कि शुरू के कुछ दिन अगर उसके आसानी से गुजर जाते हैं तो आगे की हैंडलिंग उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। और मैं ये भी कहूँगी कि बच्चे अपना इसके लिए कैलेंडर मेंटेन करें कि उनकी डेट उसमें तय होनी चाहिए कि अगर 30 तारीख को पीरियड आया है तो अगले महीने में 30 या 2 तारीख तक हो जाना चाहिए। जी जी बेबी जी। और अगर बार बार ऐसा लगता है कि डेट चेंज है, कुछ आगे कुछ परेशानियां हैं, तो उनको अपनी माँ से बात करनी चाहिए, किसी प्रोफेशनल की और बाय चांस कभी पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द हो तो इसको इग्नोर नहीं करना, कोई टैबलेट का आपको एक डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है। एंडोमेट्रियोसिस या ओवेरियन सिस्ट बनना, ओवेरियन सिस्ट में टॉर्शन होना, रेयर केसेस में ओवेरियन ट्यूमर्स होना, तो ये सब पॉसिबिलिटीज एडोलेसेंट एज ग्रुप में होती है और डॉक्टर से कंसर्न में रखना। अगर बहुत पेट में दर्द हो रहा है, पीरियड्स एबनॉर्मल पेन हो रहा है, या बॉडी में हेयर ज़्यादा है, हर्सुटिज्म हो रहा है, फेशियल हेयर ज़्यादा आ रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें में डॉक्टर के साथ आप जाके संपर्क कीजिए और जो इलाज है साथ में शुरू करना है। जी, बेबी शर्मा एक दर्शक हैं जिन्होंने हमें जम्मू से कॉल किया है। आइए बात करते हैं। बेबी जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। जी बताइए। बेबी जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? सकती है काउंसलिंग सेशन से, साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प ले लें, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले लें और उसके बाद फिर मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट को कराएं उतना बेटर है, उतना बेटर है। चेन स्टॉप करना जरूरी है। हाँ, और आप बहुत चिंतित लग रही हैं, आप इसको लेके बहुत परेशान जैसे बेबी शर्मा जी का सवाल था मैम, ये जैसे आपने बताया चिंतित भी, और लोग सोचते हैं कि अगर हम कोई मेडिकल हेल्प लेंगे, डी एडिक्शन सेंटर जाएंगे तो हमारे बच्चे पे एक स्टैंप लग जाएगी, स्टैंप लग जाएगी, लेकिन ना कुछ करना उससे बहुत बड़ी स्टैंप लग जाएगी, उसका पूरा लाइफ कैन बी डिस्ट्रॉयड। एक बार एक पर्टिकुलर स्टेज का तो लत ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में निप देम इन द बड, शुरुआत की स्टेज में ही स्टॉप करें। सिगरेट स्मोकिंग और ये सब चीज़ें बच्चे एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे शुरू करते हैं, फिर उनको रोकना मुश्किल हो जाता है, लत पड़ जाती है। उसके फ्रेंड सर्कल क्या है वो फाइंड आउट करे, कहाँ से ड्रग्स मिलते हैं उसको वो स्टॉप करे, थोड़ा पैसे टाइट रखे, बिना पैसे के तो खरीद नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि अगर बच्चा एडिक्टेड हो गया है तो आप उसको ये ज़रूर देखें कि बच्चा खुद भी तो परेशान रहता है, बच्चा खुद भी तो डिप्रेशन में रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इससे निजात पाना चाहता है, इससे दूर होना चाहता है। तो उसके उस एरिया को इन्हेंस करते हुए आप किसी सेंटर पे किसी मीडिएटर की हेल्प लेके जा सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। एक बार अगर स्टार्ट हो जाते हैं सेशंस, उसके काउंसलिंग सेशंस और मेडिकेशंस, तो उसको अगर आराम लगने लगा, तसल्ली आने लगी, तो उसकी मोटिवेट हो जाएगा और बच्चा खुद सोच सकता है कि मैं इसमें आगे बढ़ूं। खाली बैठने से तो बहुत अच्छा है कि कोई प्रयास जरूर करें। आप ये देखिए कि ड्रग्स बच्चा अकेले नहीं रहता, उसकी संगत ऐसी होती है, तो आप उसकी संगत ट्रेस करो कि ड्रग्स लेता कहाँ से, किस ग्रुप में है, वो चेन आप तोड़िए और फिर उसको साथ में हेल्प, डी एडिक्शन सेंटर पे हेल्प। बिल्कुल, मेडिकल हेल्प इसकी जरूर ले और इसमें आप बिल्कुल भी ना चूके। आप ये ना सोचे कि हमारे पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। आपका बेटा, आपकी जो संतान है, वो सबसे महत्वपूर्ण है इस दुनिया में आपके लिए। अब मैम, जैसे हम बात कर रहे हैं किशोर अवस्था की, तो इस वक्त क्या किसी तरह के हमें वैक्सीनेशंस भी लेने चाहिए, खासतौर पर हम बच्चियों की बात करें? ये बहुत ही आपने वैलिड क्वेश्चन पूछा। आजकल बहुत इस चीज़ की बहुत अवेयरनेस है कि एक HPV वैक्सीन है हमारे इंडिया में। कैंसर सर्विक्स जो एक बहुत ही खतरनाक किस्म का कैंसर होता है, बहुत लेट एज पे पिकअप होता है। बाकी कंट्रीज में, वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको ऑलमोस्ट इरेडिकेट किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे एक स्क्रीनिंग बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ स्क्रीनिंग मीन्स कैंसर सर्विस की जो 3 ईयरली टू 5 ईयरली स्क्रीनिंग होती है वो इंडिया में इतनी अच्छी नहीं है। उसको टाइट किया जाए, हाईलाइट किया जाए कि अवेयरनेस। और दूसरा एक HPV वैक्सीन है जो ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर तक इंडिया अपनी इंडिजिनियस मैन्युफैक्चर करेगा। भारत सीरम इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर। अभी करंटली दोनों इंपोर्टेड ब्रांड्स आ रहे हैं। तो वो उसकी जो एज ग्रुप है वो प्रायर टू मैरिज, प्रायर टू सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब 11 साल से लेकर एडोलेसेंट, इस टाइम पे लड़कियों को वैक्सीन लगाना, और लड़कों को भी जेनिटल वार्ड्स के लिए उसकी वैक्सीनेशन के बहुत फायदे हैं। जी, किरण पाल जी एक दर्शक है, सहारनपुर से उन्होंने कॉल किया है कि जी किरण पाल जी बताइए क्या सवाल है आपका? किरण पाल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। जी मैडम, मैं जानकारी चाहता हूँ। मेरा लड़का 8 साल का है मैडम। ठीक है, आगे मैडम वो मतलब
बहुत ही हल्का और नाजुक है, खाता पीता नहीं है, मतलब दूध की चीज कुछ भी नहीं खाता। और मैडम सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है वो उल्टा लेटता है। उल्टा लेटता मतलब पेट के बल? जी जी। अच्छा ठीक है, 8 साल का बच्चा। मैम कुछ पूछना चाहती हूँ? जी। कोई सवाल? एक मतलब आपको वो कमजोर किस तरह लगता है? उसकी हाइट कम है, वेट कम है, मेंटली कैसा है, एक्टिव है? मैडम उसका वेट भी कम है थोड़ा। कितना? दूध हो गया, फल फ्रूट हो गया, बहुत ही आपने कम किसी डॉक्टर को दिखाया? उसको असेसमेंट कराई है बच्चे जी की? मैडम। असेसमेंट कराई है उसके? जी मैडम, डॉक्टर को दिखाया था। तो क्या बताया उधर? वो बोल रहे थे कि इसकी मतलब जो कैल्शियम की वो है वो थोड़ी कम है। नहीं वो तो मैडम उसकी जाड़ जो है अभी तक खराब होने लगी बच्चे की। फिर से बोलें क्या हो रहा है? क्या होने लगी? ये दांत होते हैं ना, जाड़ दांत, हाँ ये खराब होने लगे अभी तक। ओरल हाइजीन खराब है तो उससे सारी सेहत खराब रहेगी। आप बच्चे के दांत चेक करवाएं डेंटिस्ट के पास जाके। अगर बच्चे के दांत अभी से खराब हो रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो डेंटल चेकअप एक कराएं। और अगर ग्रोथ का क्वेश्चन है तो बच्चे की ग्रोथ 8 इयर्स के बाद लड़के लंबे होते हैं। 8 इयर्स से पहले उनकी हाइट, और सारे बच्चे एक बराबर के नहीं होते, कुछ ऑन द लोअर साइड रहते हैं। जी तो आपको एक डॉक्टर को दिखा के देखना कि बच्चा हेल्दी है या नहीं, मेंटली स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाहर अच्छे से खेल लेता है। पूरी असेसमेंट जरूरी है उसकी। जी 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 बिल्कुल। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई यहाँ पर। अब क्योंकि मैम कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो डॉक्टर रागिनी आप कोई क्लोजिंग पॉइंट्स हमारे दर्शकों को, हमारे अभिभावकों को, युवाओं को कहना चाहेंगी, बताना चाहेंगी, किशोरों को और किशोरियों को? हाँ, पहले तो ये जो अभिभावक बात कर रहे थे इसमें मेरा भी एक सजेशन था, शायद वो कॉलर चले गए हैं, कि इन्होंने कहा इनका बच्चा उल्टा लेटता है। कई बार डॉक्टर साहब भी बता रही हैं इसमें कि कई बार बच्चा उल्टा लेटता है, अपने जेनिटल्स को उसमें टच करता है, फोकस करता है बेड के साथ। तो शायद ये पेरेंट मुझे लगता है बता नहीं पाए, और कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब होता है, जो कि क्लैरिटीज के साथ ये नहीं बता पाए। लेकिन मैं दर्शकों को ये बता सकती हूँ कि अगर इस तरह का कोई बच्चा उल्टा लेटता है तो इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के एज ए पेशेंट मेरे पास बच्चे आए 12-14 साल के जब हो गए, तो बच्चे उल्टा लेटते हैं और उनके माँ बाप ने बताया कि 7-8-9 साल के बाद वो अपने जेनिटल्स को रगड़ते हैं, तो मेंटली वो फुली डेवलप भी नहीं हो पाते हैं, वो कहीं ना कहीं कुंठित होते हैं बच्चे वो उस तरीके। अगर ये मैस्टरबेशन की बात करना चाह रहे हैं शायद, बट ये 8 साल का बच्चा 8 साल हिसाब से छोटा है। नो, अभी वही मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब की मास्टरबेशन वाली ये बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं अगर बच्चा जेनिटल्स को रगड़ता है तो वो कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन वाला सेक्स उसके दिमाग में है, जो आगे जाके एक कोई बीमारी में तब्दील हो जाती है। बेहतर है कि इस तरह के पेरेंट तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, काउंसलर को दिखाएं और उसको किसी ना किसी चीज में इन्वॉल्व करें, वो सीधा लेटने लगे। इसका एक सॉल्यूशन ये भी है, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स में इस तरह के देख चुकी हूँ कि बच्चा सीधा लेटने लगे, खेल कूद में उसकी दिलचस्पी लें, उसको हॉबीज में कहीं ना कहीं लगाएं। अब एडोलसेंट एज का जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है, जिसपे मैं बात करना चाहूंगी कि बच्चे की परवरिश सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बच्चों के लिए भी एक मैसेज है कि जो हमारे एडोलसेंट बच्चे हैं, कि वो बच्चे खुद भी फोकस होने की कोशिश करें। अगर सारी जिम्मेदारी माँ बाप की ही रही तो इंडिपेंडेंट होने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और थोड़ा सा एक कंटेंट अगर वो अपना पर्सनल निकालें कि हम अपनी चॉइसेस, अपनी हॉबीज के साथ अपने एकेडमिक को, अपनी लाइफ को कैसे बहुत बेहतर और अच्छा बना सकते हैं, तो ये भी उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। बाकी मानसिक जो स्वास्थ्य है उनका घर से ही शुरू होता है, फिर वही बाहर आके जिंदगी शुरू होती है। तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों इंटरकनेक्टेड है, वाइस वर्सा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रागिनी, आपने बहुत अच्छा क्लोजिंग पॉइंट बताया कि शारीरिक और मानसिक दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और घर से इसकी शुरुआत होती है। घर से मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूरी माँ बाप की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये म्यूचुअल है, क्योंकि आप बच्चे भी उस वक्त काफ़ी समझदार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रेणुका आपका भी। और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने विशेषज्ञों से चर्चा की, जो जानकारी ली उससे हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित हुए होंगे। पिछले सप्ताह कुछ मेल हमारे पास है, उनके बारे में आपको बता दें, जिसमें कई दर्शकों ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हमारे साथ साझा की हैं। और भारत के जो हमारे जो प्रगतिशीलता की मिसाल है, एक किसान ने हमें एक मेल किया है और बस्ती से मेल आया है उत्तर प्रदेश से, जो कि जानना चाहते हैं और पूछना भी चाहते हैं कि उनकी रीढ़ की जो हड्डी है और जो पसलियाँ उसमें काफ़ी दर्द रहता है, तो इसके लिए वो क्या करें। इसी तरीके से जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रियंका सिंघाई जो हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है। उनकी जो डिलीवरी है वो 6 महीने पहले हुई थी और उनके हाथ की जो दोनों कलाइयाँ हैं उनमें अचानक से दर्द हो रहा है, ऐसी समस्या सामने आ रही है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह का परामर्श करना चाहिए। हम आपके प्रति आभारी हैं और आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर हों
और जिसकी जानकारी हम आपको कार्यक्रम से 2 दिन पहले टेलीविजन के माध्यम से दे देंगे। जानकारी आपको मिल जाएगी। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com। इसी के साथ ही आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते फिर एक बार कहेंगे कि आप अपना ज़रूर ध्यान रखें। आज के जो कार्यक्रम में बातें बताई गई हैं उन पर गौर करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और अपने जीवन को खुशनुमा बनाएं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान।